नमस्कार। लोकसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम संसद के गलियारे से में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम किशोर। इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्रीय मंत्रियों, सांसदों और दूसरे विशिष्ट महानुभावों से। संसद के गलियारे से की पहली कड़ी में आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार प्रहलाद सिंह पटेल जी। प्रहलाद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रहलाद सिंह पटेल 1989 में पहली बार इस संसद में आए। अटल बिहारी वाजपेयी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री भी रहे और एक बार फिर से उनके पास मंत्रालय का जिम्मा है। प्रहलाद जी, जितना आपके विषय में हम लोगों ने सुना है, देखा है, संस्कृति और इन सारे विषयों पे आपकी भी रुचि है, अध्यात्म की भी रुचि है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि आपकी रुचि का मंत्रालय आपको मिला है? मुझे लगता है कि संस्कृति में तो सभी की रुचि होती है और भारत की संस्कृति में पर्यटन हर व्यक्ति के जीवन का हिस्सा है। आप उसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं? मेरे परिवार में मेरे बच्चे या मेरे कोई सहयोगी मित्र हम एक साथ भी जाएं तब भी सबको पता है कि सबकी रुचियां अलग अलग होंगी, भले हम एक साथ जाते हों। इसलिए मुझे लगता है कि इसमें ये सवाल नहीं कि हमारी रुचि का है, सवाल ये है कि भारत की संस्कृति बड़ी महत्वपूर्ण है और दुनिया के और देश के लोग अपनी संस्कृति को देखने के लिए आते हैं। तो जो वास्तव में ज़रूरत है तो उन चीज़ों को उभारने की है। भारत में बहुत कुछ है, हज़ारों लाखों ऐसे स्मारक, ऐसे मंदिर, ऐसे प्राचीन स्थान हैं जहाँ पर हम चाहें तो देश और दुनिया का ध्यान आकृष्ट कर सकते हैं। इतनी चीज़ें मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि दुनिया में किसी देश के पास में एक जगह पर नहीं है। आपने पूरे देश की यात्रा की और विशेष करके आप नर्मदा जी के क्षेत्र से आते हैं। नर्मदा यात्रा भी आपकी 2 बार हुई और अभी आपने गांधी जी की सार्धशती 150 वर्ष के अवसर पर, और वो यात्रा भी आपने की प्रधानमंत्री जी ने, जिसका आग्रह हर सांसद से किया था। मुझे लगता है आप उनमें से पहले हैं जिन्होंने वो गांधी यात्रा भी पूरी की। ये देश कहते हैं एक यायावरी से विकसित हुआ देश है। साधु सन्यासी और पूरे देश में भ्रमण करते थे और वो एक तरह का पर्यटन ही था। कोई कन्याकुमारी का व्यक्ति वैष्णो देवी जा रहा है, कोई उत्तर का व्यक्ति दक्षिण जा रहा है, तो क्या पर्यटन मंत्रालय का काम फिर से उसी पूरी व्यवस्था को पुनर्जीवित करना है? देखिए, मुझे लगता है कि एक बात बड़ी स्पष्ट होनी चाहिए कि पर्यटक को आप धन होगा तो ही वो पर्यटन करेगा, इस धारणा से मुक्त करिए। दूसरी बात आती है कि हम आदिगुरु शंकराचार्य को ना भूलें कि उन्होंने जो व्यवस्था बनाई थी कि रामेश्वरम का जल बद्रीनाथ में, केदारनाथ में जाकर चढ़े। फिर तीसरी बात मैं कहूँगा कि गांधी को हमें ज़रूर याद करना चाहिए कि गांधी की 150वीं जयंती है। गांधी आए, पहले उन्होंने देश घूमा, देश को जाना और फिर दुनिया ने उनको बात इसलिए मानी, अंग्रेज़ भी उनकी बात इसलिए मानते थे क्योंकि उनको लगता था कि सबसे ज़्यादा जानकार हिंदुस्तान के बारे में कोई व्यक्ति है तो वो गांधी है। पर्यटन का मतलब सिर्फ सौंदर्य देखना नहीं है। पर्यटन का मतलब है कि हम वहाँ की वेशभूषा, वहाँ का खान पान, वहाँ का नृत्य, वहाँ का गीत, वहाँ का रहन सहन, वहाँ के सामाजिक परिवेश, उसमें कुछ लोगों को कमियां भी दिख सकती हैं, कुछ श्रेष्ठ भी होंगी। तो मुझे लगता है कि पर्यटक की अपनी धारणा हो सकती है, लेकिन पर्यटन का जो भी देश के भीतर महत्व है, हमारे तमाम, चाहे राम हो, उनकी यात्रा भी पैदल यात्रा थी, लेकिन उसके बाद में वो दिग्विजय यात्रा हुई, वो प्रशासनिक तरीके से कैसे संभाला जाता है उसका कारण बन गई। फिर दलित सोच, जिनको मानते हैं कि इनकी कोई हैसियत नहीं है, वो तब आ गए। तो मुझे लगता है कि भारत की जो संस्कृति है, चाहे हम उसको किसी भी दृष्टिकोण से देखें, वो हमारी पूंजी है और इसलिए पर्यटक को भी इन बातों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और शायद मैं ये भी मानता हूँ कि जैसे मैंने अभी सांची में शुरू किया, यदि वहाँ श्रीलंकन्स आते हैं 2 लाख 3 लाख के आसपास, तो मैंने कहा कि अंग्रेजी हिंदी के अलावा हम वहाँ सिंहली में बोर्ड लगाने की शुरुआत करें। और अभी 23 और 24 को महाबोधि पर्व हुआ है, उसके पहले वहाँ सिंहली में बोर्ड लग गए। लगाने के पीछे कारण ये है कि हमारी बातें आसानी से जो व्यक्ति पर्यटन के लिए आता है उसके पास पहुँच जाएँ। हमें मान लें कि वो पढ़ा लिखा होगा, ज़रूरी नहीं है। हमारे यहाँ जो धार्मिक पर्यटन होता है उसमें 80% लोग या तो बगैर पढ़े लिखे होते थे या कम पढ़े लिखे होते, लेकिन धार्मिक आस्था से पूरी तौर पर जुड़े। उसके बाद भी वो पर्यटन करते थे और उनकी समझ किसी पढ़े लिखे आदमी से ज़्यादा होती थी क्योंकि वो बड़ी गहराई के साथ उन बातों पर चर्चा करते थे। ये जो विचार आया कि विदेशी पर्यटक जिन ऐसे स्थलों पर आते हैं, जैसे बोध गया है या दूसरे और स्थल हैं जहाँ विदेश से लोग आते हैं, उनकी भाषा में वहीं पर साइनेज और ऐसे बोर्ड लगाए जाएं, तो ये तो बड़ी अद्भुत कल्पना है। मुझे लगता है इसकी
शुरुआत हो भी गई है। मुझे लगता है कि हाँ, इसकी शुरुआत सांची से हो गई है, पर मैं इस बात के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हिंदुस्तान के पर्यटन के कोई ब्रांड एम्बेसडर हैं तो वो देश के प्रधानमंत्री हैं। जो फुटफॉल बढ़ा है, कोई श्रेय, मैं तो श्रेय लेना नहीं चाहता। दुनिया में अगर पिछले 5 वर्षों का हम कालखंड देखें तो 65वें स्थान पर भारत था, आज 34वें स्थान में है पिछले 5 वर्षों में। आने वाले 5 वर्ष पड़े हुए हैं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी की जो दुनिया में यात्राएं हुई हैं, जिस प्रकार से उनने संस्कृति को और यहाँ के भारत को एड्रेस किया, वो आकर्षण का बड़ा कारण है। और इसलिए उसी से ये चीज़ निकल कर आई। जब मैं मंत्री बना तो मैंने सबसे पहले एम्बेसडर्स मिले हों या कोई मंत्री मिला हो, मैंने उनसे पूछा कि हमारे यहाँ से निगेटिव कैरियर क्या है, आपका पर्यटक जाता है और यहाँ क्या कमी देखता है। जब कमी आपको पता होंगी तभी आप ठीक कर पाएंगे। मुझे लगता है इसको ढांकने की गलती नहीं करनी चाहिए। और उसमें यही बात आई थी कि चाइनीज़ हों या जैपनीज़ हों, वो चाहते हैं, जो लाखों की संख्या में आते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी भाषा में हमको साइन बोर्ड मिले, वो एक तरह का जुड़ाव भी उनके बनता है। उनकी भाषा में ही उनको गाइड मिले। फर्ज करें कि हम लोग जापान जाएं और वहाँ हिंदी में कुछ लिखा मिले तो एकदम से हम जुड़ और जाएंगे। तीसरी बात इसमें आती है कि तथ्य से परे बात अगर होती है तो निराशा होती है। अगर वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ेगा तो वो भावनात्मक रूप से तथ्य समझ पाएगा। कई बार इंटरप्रिटेटर शायद कोई गलती कर देगा, लेकिन उसकी लोकल लैंग्वेज में अगर कोई जानकारी होगी तो वो बेहतर तरह से उसको समझ पाएगा। इस बात को और आगे बढ़ाएं तो भारत की संस्कृति की व्याप्ति पूरे विश्व में रही, वो ईरान, इराक हो, इंडोनेशिया हो या और भी दूसरे के बड़े देश हों, बर्मा हो, चीन हो, जापान हो, हर देश में भारत की संस्कृति की व्याप्ति रही। अभी विश्व विरासत सप्ताह भी मनाया गया। उन सभी को ठीक ठीक जोड़ा जाए, हमारी संस्कृति वहाँ तक कैसे फैली थी। मैंने जो शुरुआत की है सांची की, वो विश्व विरासत सप्ताह के बीच में की है। दूसरी बात ये कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं, भले आज वहाँ बुद्धिज़्म है, लेकिन वहाँ पर पहले वैष्णव या शैव की पूजा भी होती थी। हम इसको इस दृष्टि से ना भी देखें तो भी हमें देखें कि वो सांस्कृतिक रूप से हमारा एक परिवार है। और उस नाते चाहे कि वहाँ की मैन्युस्क्रिप्ट्स हों, चाहे वहाँ के मंदिर हों, उन सब के जीर्णोद्धार के लिए हमने कंबोडिया में बहुत बड़ा काम किया। ASI के जो ऑफिसर्स ने जो काम किया है वो सरकार उसका लोहा मानती है। थाईलैंड में बहुत अच्छा काम हुआ है, कंबोडिया में बहुत अच्छा काम हुआ है, और वियतनाम, मतलब जहाँ जहाँ पर हमारे जो स्थान हैं उन स्थानों के बारे में हम बता रहे हैं। तीसरी बात आती है कि मलेशिया जैसा देश, यहाँ पर भी बड़े बड़े मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ पर भी काम शुरू हुआ है। फिर हम अगर यहाँ पर मंगोलिया की बात करें तो मंगोलिया में सरकार बदलने के बाद में उनकी धारणा में जो परिवर्तन आया, तो उनकी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी जो भारत में थी, मैंने अभी उनको 100 कापियाँ छपवाने की बात कही है कि कभी कोई हमारे विदेश मंत्री जाएंगे या कोई हमारे प्रधानमंत्री जाएंगे या राष्ट्रपति तो वो कापियाँ हम उनको देंगे। तो मुझे लगता है कि मैन्युस्क्रिप्ट इतना बड़ा आधार है जो भारत से सीधे संबंध जोड़ता है, चाहे चीन हो, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के देश हों। तो मुझे लगता है कि सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे विचार हमारा था, संस्कृत से उसको वहाँ की भाषा में ट्रांसलेट किया गया, वो उनकी मेन स्क्रिप्ट्स बन गई, लेकिन उनके पास में कई बार ख़त्म हो गई हैं, क्योंकि वहाँ जैसे मैंने मंगोलिया की बात की है, सरकार बदली थी कम्युनिस्टों की, तो उसमें सब खत्म कर दिया था, मानेस्टी वंशी सब खत्म हो गया। बड़ी मार्के की बात, उस जो वर्ल्ड कंपटीटिव इंडेक्स है टूरिज्म को लेकर, उसमें पिछले 5 साल में आप कह रहे हैं 65वें से 34वें स्थान पर आए, और पिछले 1 वर्ष में 40वें से 34वें स्थान पर आए। उसमें जो एक बात मैं पढ़ रहा था कि उसका सबसे बड़ा कारण भारत की सांस्कृतिक और प्राकृतिक विविधता है, उस कारण से इतने टूरिस्ट आकर्षित होते हैं। मुझे लगता है कि इस बात को हमें मानना पड़ेगा और दुनिया को बताना पड़ेगा। यूनेस्को ने जिन साइट्स को अनाउंस करने की परंपरा रखी थी, आज की तारीख में दुनिया के बाकी देश एग्जॉस्ट हो गए हैं, और अब एक हो गया कि साहब एक देश 1 साल में एक ही कर सकता है। भारत आज भी 1 साल के भीतर 100 से ज़्यादा ऐसे स्मारकों की सूची हाजिर कर सकता है यूनेस्को के सामने, जहाँ जो उनके पैरामीटर्स में फुलफिल करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास जलवायु है, हमारे पास में वन क्षेत्र है। अब जैसे जबलपुर है, जबलपुर के 200 किलोमीटर आप किसी तरफ चले जाइए, आपको या तो टाइगर रिजर्व मिलेगा या रिजर्व फॉरेस्ट मिलेगा। डेंसिटी रिजर्व फॉरेस्ट की इतने कम एरिया में कहीं और नहीं होगी। ASI आपके मंत्रालय के अधीन आता है, और ASI ने जितने भवनों का संरक्षण किया है, उसका संवर्धन किया है, कभी कभी ये बात आती है कि बहुत सारे भारतीय संस्कृति के बहुत सारे प्राचीन ऐसे स्थल हैं जिनका संवर्धन ठीक उसी तरह से नहीं हो पाया है, तो क्या उसको लेकर कोई विशेष योजना है? मैं इस बात से सहमत हूँ, और मैं मानता हूँ कि अभी कुल संख्या 3671 ही है, और ये संख्या 10,000 तक आसानी से पहुँच सकती है। जो हमारा नियम है 100 साल पुराना, कि 100 साल पुरानी चीज़ उसमें होनी चाहिए।
चीज़ें छूटी हैं, दिल्ली में छूटी है। दिल्ली में दारा सिकोय का मकबरे का पता नहीं है, रहीम का मकबरा है उसकी बहुत चर्चा नहीं होती है, जबकि दारा शिकोह का भारतीय संस्कृति के उसमें बड़ा योगदान है। दूसरी बात मुझे लगती है कि सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही मॉन्यूमेंट्स खुलेंगे, तो जहाँ पर लाइट है और जहाँ लाइट और साउंड आपने लगा दिया है उसको रात तक खोलना चाहिए, और इसलिए वो निर्णय भी हो गया कि जहाँ ऐसा होता जाएगा उसको खोलते जाएंगे। फिर तीसरी बात होती है कि जो संख्या हमको करनी है उन्हें कल्चरल मैपिंग के नाम पर जो योजना है हमारी, उसके तहत हम उसको करने वाले हैं, और इसलिए सारी चीज़ें आएंगी। जो लोकल का कोई गाना भी गाता है 2-3 पीढ़ियों से, हम उसको भी उसमें जोड़ने वाले हैं। तो तमाम इन बातों पर सरकार ने बिल्कुल फोकस किया हुआ है। एसआई में बहुत सारे अभी परिवर्तन बाकी हैं, जो कि सत्र चल रहा है, मैं उनका उल्लेख यहाँ नहीं करना चाहता। हमारी रिव्यू चीज़ें चल रही हैं, क्या सार्वजनिक क्षेत्र कार्यों के लिए हम 100 मीटर के दायरे को रोक सकते हैं कि उसको ख़त्म कर दें कि, तो मुझे लगता है इसके लिए है कि मॉन्यूमेंट्स की कैटेगराइजेशन होना चाहिए, सबको एक हिसाब से नहीं देखा जा सकता। ऐसे बहुत सारे परिवर्तन हैं जो हो सकते हैं, और मुझे लगता है कि ये यथास्थिति बाद टूटेगा, ये मेरा विश्वास है। तो संसद से गलियारे से में हमारी चर्चा जारी है केंद्रीय पर्यटन संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से, और एएसआई की बात हम कर रहे थे। अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक से वापस आएंगे तो एएसआई से जुड़ा एक और मसला राम जन्मभूमि का बड़ा चर्चित रहा, उस पर भी कुछ प्रश्न हम आपसे करेंगे। आप बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ। ब्रेक के बाद संसद के गलियारे से में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल से। हम बात कर रहे थे एएसआई की, जो इसी मंत्रालय में आता है। प्रहलाद जी, राम जन्मभूमि का मसला बड़ा चर्चित रहा, और बड़े ऐतिहासिक फैसले के बाद एक ये निर्णय हुआ कि वहाँ राम जी का मंदिर बनेगा। पहला सवाल ये कि एक तो आप लोगों ने ये तय किया है कि एएसआई ने जितने भी अपने शोध निकाले हैं उसको लेकर एक पुस्तक छापने की योजना है, और दूसरा ये कि वहाँ मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट बनाए जाने की भी योजना है। तो क्या वो मंत्रालय से भी कुछ संबंधित रहेगा? दो बातें अलग अलग हैं। पहली बात का तो उत्तर मैं दूंगा। पहली बात यह है कि सच है कि शताब्दियों पुराने इस विवाद का समाधान हुआ, सर्वसम्मति से उच्चतम न्यायालय ने फैसला किया और उसका आधार बनाया एएसआई की रिपोर्ट्स को। ये हमारे देश के लिए, हमारे एएसआई के लिए बड़ी गर्व की बात है, और मैंने उस नाते उनको बधाई दी है। स्वाभाविक है कि देश के सामने ये बात आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या है, उनने आधार माना, किस रिपोर्ट के हिस्से को उनने आधार माना है, और उसके बाद जो पूरी रिपोर्ट एएसआई के अधिकारियों ने दी है, जो वर्तमान के भी हैं और पुराने लोग भी हैं, हम उनको एक पुस्तक के रूप में इस देश के सामने रखें, और इस नाते मैंने वो फैसला किया, और सरकार का ये फैसला सबने स्वागत इस बात का किया है कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। लेकिन ये बड़ी प्रामाणिकता है, ये बड़ा आधार है एक संगठन के लिए कि उसकी बात का विश्वास किया गया। एक टिप्पणी यहाँ ज़रूर करना चाहूँगा कि ये रिपोर्ट एएसआई की बहुत पहले आ चुकी थी, फैसला आज आया, लेकिन खैर अब वो प्रकाशित होगा आपके मंत्रालय की तरफ से, तो सबके नहीं, मुझे लगता है स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि वो कोर्ट न्यायालय की संपत्ति थी। रिपोर्ट हमारे पास थी और वो कई जगह जर्नल्स में छपी भी है, ये मुझे अच्छी तरह से पता है। लेकिन मंत्रालय को कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो कि न्यायालय के विचाराधीन किसी व्यवस्था में हम उसको अलग से कर दें। एएसआई की रिपोर्ट बदलने वाली तब भी नहीं थी, मगर फैसला पक्ष में आया, इसलिए हमारे लिए बड़ी क्रेडिट है, और इस नाते मैं मानता हूँ कि वो एक दस्तावेज की तरह होना चाहिए। दूसरा सवाल मैंने किया था राम जन्मभूमि, राम मंदिर निर्माण को लेकर एक ट्रस्ट बनाने को कहा है कोर्ट ने ही, तो उसमें मंत्रालय की क्या कोई भूमिका है? नहीं, मुझे लगता है कि 3 महीने का समय सरकार को मिला है। एक बार जो भी हमारा शीर्ष नेतृत्व है, आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो होगा, उसके बाद जिसकी जो भूमिका होगी वो उसमें शामिल होगा। मैं गया था अयोध्या देव दीपावली में, और वहाँ पर मैंने जो देखा कि वहाँ की राज्य सरकार और उनके मुखिया आदरणीय योगी जी ने एक अच्छा खाका खींच के रखा है। बल्कि मैंने एक टिप्पणी की थी कि जो अयोध्या की शताब्दियों की उदासी है, वो 2-3 वर्षों में योगी जी ने उस उदासी को दूर कर दिया। बिल्कुल। एक आपके मंत्रालय की योजना है स्वदेश दर्शन योजना, और उसके जो उद्देश्य बिंदु में पढ़ रहा था, तो सबसे पहला उद्देश्य लिखा है कि वो एक तो सांस्कृतिक एकता का और एक ग्रोथ इंजन, विकास के लिए वो सबसे बड़ा वाहक बने, और रोजगार उत्पन्न करने का भी सबसे प्रमुख साधन वाहक बने। तो इस पर कैसा काम होगा? मुझे लगता है कि 2 ही योजना है, एक प्रसाद है, एक स्वदेश दर्शन है। स्वदेश दर्शन में हमारे सर्किट्स है,
क्योंकि जब कोई पर्यटक आता है तो उसका अपना एक उद्देश्य होता है, कोई चीज़ें बीच में वो देख सकता है। जैसे कोई बुद्धिज़्म को मानने वाला आदमी है तो वो बुद्ध सर्किट अगर बना है और एक बार में वो बुद्धिज़्म के पूरे सर्किट में जाने की इच्छा रखता है, बीच में कोई हमारे स्टेट्स के मॉन्यूमेंट्स पड़ते हैं, कोई इंटरेस्ट हम उसमें जगा दें और वो देख ले, वो अच्छी बात है। लेकिन वो जिस मकसद के लिए आ रहा है वो कम से कम समय में अपने उस मकसद को पूरा करके अपनी जानकारियाँ लेकर देश से बाहर जाएगा और हमारा ब्रांड एम्बेसडर बनेगा। तो मुझे लगता है कि कनेक्टिविटी नहीं है तो हम कनेक्टिविटी देंगे, अगर वहाँ पर बाकी चीज़ें नहीं है, होटल्स नहीं है तो हम वो देंगे, वहाँ गाइड्स नहीं है तो वो देंगे। सारी चीज़ें स्वदेश दर्शन में 100% भारत सरकार उसमें देती है और इसलिए सर्किट्स में हो सकता है कि एक सर्किट हो और वो सारे देश में सारे राज्य उसमें प्रभावित ना होते हों। ऐसे लगभग 10 सर्किट बनाए हैं और आगे भी उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन कोई चीज़ें जैन हैं, श्री राम सर्किट है, कृष्णा सर्किट है, रामायण सर्किट है, आपका गांधी जी के नाम पर एक ग्रामीण सर्किट है। तो ऐसे मुझे लगता है कि ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट सही है। अब हम उसको रचना करते समय ज़रूर लोगों की राय अलग हो सकती है और इसलिए अभी वो उसका सोशल ऑडिट हुआ है पूरी स्कीम का। अब नए सिरे से गाइडलाइंस के साथ में हम उसको इम्प्लीमेंट करने की तैयारी में हैं। यहाँ मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, मेरा व्यक्तिगत अनुभव आपसे भी साझा करना चाहूँगा कि ये जो ग्रोथ इंजन वाली बात है, जब मैं बद्री और केदारनाथ जी की यात्रा कर रहा था तो पूरे यात्रा के क्रम में मेरे मन में एक ही प्रश्न था कि आज तो बहुत सारे साधन हैं, लेकिन वहाँ 1000 वर्ष पूर्व कैसे लोग जाते होंगे, और जिन्होंने इनकी योजना की होगी उस स्थान के लोगों के लिए तो रोज़गार का उपाय उन्होंने कर ही दिया। देश भर से लोग उस स्थान पर पहुँच रहे हैं जो इतना दुर्गम है। देखिए, मुझे लगता है कि आज का जो एडवेंचर स्पोर्ट्स है, एडवेंचर टूरिज़्म है, तब भी वही था। एक पुरुषार्थी आदमी को अपने धार्मिक मनोभाव के साथ हम कैसे अपने उस जगह पर जाते हैं। आज जो लोग ट्रैकिंग कर रहे हैं, हमारे पूर्वज वर्षों से ट्रैकिंग करते रहे और वो ज़्यादा कठिनाई भरा था, जिसमें कोई गाइड नहीं था, जिसमें शायद बाकी कोई लोग नहीं थे, स्थानीय लोग ही थे। और पर्यटन रोजगार का अप्रत्यक्ष बड़ा साधन है, बहुत बड़ा और ये दुनिया मानती है, इसमें तो कोई दो मत नहीं है। मूल बात है कि हम उसको लाइन अप कैसे करें, हम और तरी व्यवस्थाएं कैसे देते जाएं। और इसलिए हमने भी ये भी तय किया है कि 10वीं और 12वीं के जो लोग छात्र हैं वो ऑनलाइन हमारे पर्यटक सहायक के तौर पर अपने आप को पंजीकृत कर सकते हैं, सीख सकते हैं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि महानगर या बड़े मॉन्यूमेंट्स पर तो लोग मिल जाते हैं अलग भाषा भाषी, लेकिन गाँव में जहाँ पर पर्यटक कम ही जाता है, वहाँ किसी पढ़े लिखे आदमी को आप कहोगे वो साल भर में उसको 100 लोग ही मिलेंगे और वो कर देगा, तो वो सही जानकारी दे नहीं पाएगा, वहाँ रह नहीं पाएगा। तो रोज़गार को उसी स्थान पर हम कैसे दें और उसी की सुविधा के अनुसार कैसे दें, इस लायक ट्रेंड करने की तैयारी है। हम बहुत कुछ जानना चाहेंगे, आज आप हमारे साथ हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन, रुचि अभिरुचि के भी विषय में। लेकिन उससे पूर्व अभी बिल्कुल हाल में आपने इम्फाल में 8वें अंतर्राष्ट्रीय टूरिज़्म मार्ट का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर आपकी सरकार के बड़े फोकस में है, आप मणिपुर के प्रभारी भी हैं, तो कैसा है पूर्वोत्तर का विकास पिछले 5 वर्षों में और कैसा हो रहा है? प्रधानमंत्री जी ने पहले कहा था लुक ईस्ट, फिर कहा एक्ट ईस्ट। अभी इम्फाल एयरपोर्ट पर म्यांमार से अब हवाई जहाज़ वहाँ आएगा। पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो था ही, अब म्यांमार से सीधी फ़्लाइट वहाँ से शुरू हुई है और वो इम्फाल होकर वापस आएगी। हमारी कोशिश होगी कि साउथ ईस्ट एशिया के जितने भी देश हैं वो पहले कलकत्ता एयरपोर्ट पर आते हैं और उसके बाद में फिर वापस जाते हैं, और या दिल्ली आते हैं और फिर उसके बाद वापस जाते हैं। अगर इम्फाल उसका या गुवाहाटी उसका दोनों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, अगर वहाँ पर डायरेक्ट फ़्लाइट आएगी तो आप मानकर चलिए कि बड़ा ट्रैफिक उसमें होगा। और एक्ट ईस्ट का मतलब ये है कि एक तरफ जो परसेप्शन है बाहर, देश के भीतर या देश के बाहर, हम नॉर्थ ईस्ट अनएक्सप्लाइड से, लेकिन उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर जाते नहीं हैं। उसके पीछे अनेक कारण थे। अब शांति है, डेवलपमेंट है, अभी जो सड़क बन रही है उसमें बराक और मकरू का पुल बनने के बाद थाईलैंड से आप बाई रोड सीधे गुवाहाटी आ सकते हैं और रोड भी बहुत अच्छे हैं। तो वहाँ रेल पहुँच रही है सारे राज्यों में। अटल जी के समय काम शुरू हुआ था, मोदी जी के समय सब जगह पहुँच रही है, इस बार मणिपुर में भी पहुँच जाएगी। फिर रेल है, रोड है, आपका एयर कनेक्टिविटी है। तो कनेक्टिविटी में समस्या नहीं है। सवाल है कि अब हम उसको ये आश्वस्ति जो इस सरकार ने दी है मोदी जी के नेतृत्व में कि वहाँ शांति है, सुंदरता तो है ही, उनके कल्चर का कोई जोड़ नहीं है। यूनेस्को ने मणिपुर के नृत्य को अपने कैटेगरी में रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि इतना जहाँ वेशभूषा, वहाँ का भोजन, वहाँ का नृत्य, वहाँ का गायन और वहाँ के जो अतिथि सत्कार है, ये दुनिया में जाएगा तो निश्चित रूप से आप मानकर चलिए कि फुटफॉल बढ़ेगा।
बिल्कुल। अब प्रहलाद सिंह पटेल, दुनिया आपको एक राजनेता, एक प्रखर वक्ता, एक केंद्रीय मंत्री के रूप में जानती है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, आपकी अध्यात्म में, ध्यान में, साधना में रुचि है। लेकिन और किन चीज़ों में आपकी रुचि है? मंत्रालय में काम करना और उसके प्रति सजगता के साथ काम करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, समय के साथ और समय के पहले पूरा करना, ये कर्तव्य है। लेकिन अगर आप अपने आत्मसंतोष के लिए कुछ करना चाहते हैं तो मैं गौ सेवा के क्षेत्र में काम करता हूँ। गौ सेवा, नशा मुक्ति के लिए काम करता एक हूँ। गौ अभयारण्य पर भी आप हाँ, काम कर रहे हैं। नशा मुक्ति के लिए काम करता हूँ। स्वच्छता के लिए नर्मदा सफाई स्वच्छता अभियान मैंने बरसों पहले शुरू किया था। ये सेवा के काम है, जिम्मेदारी के कर्तव्य के साथ आपके सेवा के काम है जो जीवन में करनी चाहिए स्वांतः सुखाय के लिए। और इसलिए मुझे लगता है कि चीज़ सुविधाओं से दूर जाना ये कर्तव्य नहीं है, लेकिन आपके भीतर का मनोभाव है उसको कहीं ना कहीं सीमित रखने की ज़रूरत है। भारतीय आध्यात्म यही कहता है कि शरीर है तब हम दूसरे की मदद कर पाएंगे। तो स्वस्थ शरीर और बेहतर सोच के साथ में अगर आप आगे बढ़ेंगे तो सेवा तो मानकर चलिए कि भीतर अपने आप उसका भाव पैदा होगा। अब हम अपने कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों से कोई अपील करना चाहें संस्कृति और पर्यटन को लेकर, तो आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि देश और दुनिया का हर पर्यटक भारत की संस्कृति को देखने आना चाहता है। मैं भारत के पर्यटकों से यही बात कहूँगा कि जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि 3 साल के भीतर 15 स्थानों पर जाइए, आप उत्तर पूर्व ज़रूर जाइए, हिमाचल जो हिमालयन स्टेट्स हैं उनमें ज़रूर जाइए। मैं खुद लोही लद्दाख गया था अभी 3 दिन 4 दिन के लिए, तो बहुत चीज़ें मुझे पता चली है। अभी 16, 17, 18 में मैं जम्मू कश्मीर में हूँ। मुझे लगता है कि उनके बीच आप जाएंगे तो लगेगा कि नहीं, वास्तव में हमने पहले हम देश को देखें जो गांधी कहते थे और उसके बाद में दुनिया घूमें, तो मुझे लगता है कि ज़रूर देश का फ़ायदा होगा। और पर्यटन और संस्कृति के बारे में हम शायद अच्छे एम्बेसडर बन पाएंगे। मैंने HRD मिनिस्टर से भी को पत्र लिखा है कि जो केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के छात्र हैं उनका जो टूर है, जो वार्षिक टूर है, वो अगर नॉर्थ ईस्ट में बने इस उम्र में तो वो शायद भविष्य में हमारे ब्रांड एम्बेसडर हो सकते हैं। तो संसद के गलियारे से में आज हम बात कर रहे थे केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल जी से। कैसे पर्यटन और संस्कृति हमारे देश की अर्थव्यवस्था के केंद्र में रही और उसे उस रूप में लाने का एक बार फिर से प्रयास किया जा रहा है। भारत के प्रधानमंत्री हमारे पर्यटन और संस्कृति के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये बात भी आपने सुनी और एक अपील भी आपने सुनी। मुझे लगता है कि भारत की संस्कृति और पर्यटन को एक्सप्लोर करना हम सभी का भी कर्तव्य है। तो आज की चर्चा में इतना ही। प्रहलाद जी, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यह कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए लोकसभा टीवी के साथ।